नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वाइस में। हम देखते हैं हिस्ट्री का जो महाजनपद का चल रहा है। आज इसमें जो 16 महाजनपद पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें अंत में जो 16 महाजनपद है, इसमें से 15 महाजनपद को मगध ने अपने अंडर मिला लिया। फिर भी एक छोटा छोटा जानकारी आपको रहना चाहिए। जो फैक्ट है कभी पूछता है ये। पहला नंबर देखिए, महाजनपद में जो मत्स्य है पोर्शन, तो सबसे पहले इसमें से मत्स्य है। ये बतस कहाँ पे है तो बोलेंगे इलाहाबाद के पास वाला इलाका, इलाहाबाद। बतस की उस समय राजधानी क्या थी, अर्थात इलाहाबाद का नाम है कौशाम्बी। इसकी राजधानी है, याद रखिए, कौशाम्बी। तो बतस की राजधानी थी कौशाम्बी। बतस का शासक क्या था, राजा का नाम बताना होगा आपको। ये था उदयन। तो ये तो जो आपका गंगा नदी है और इस साइड से यमुना नदी, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इलाहाबाद में। ये वाला पोर्शन बतस राज के अंडर में था। इसका शासक है उदयन। इसके बारे में कभी कभी पूछता है फैक्ट में। या समकालीन करके पूछेगा, समकालीन कौन नहीं थे, अर्थात एक दूसरे के बराबर में कौन नहीं थे, तो ये बतस है। पुनः इस साइड में बतस के बाद आता है आपका कौशल। ये देख लीजिए, कौशल। कौशल, इसका राजधानी पहले अयोध्या थी। अयोध्या से ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गई, अयोध्या चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, ट्रांसफर हुआ, फिर बन गया इसकी राजधानी, क्या बोलेंगे, श्री बस्ती। आज भी श्री बस्ती एक शहर है और जिला है यूपी में। तो पहले कौशल, इसी का राजा रामचंद्र हुआ करते थे अयोध्या के। पहले अयोध्या राजधानी थी। इक्ष्वाकुओं का शासन था। वंश जो था यहाँ पे इक्ष्वाकु, छाया आधा छाया, इक्ष्वाकु वंश का शासन था। लेकिन कौशल की राजधानी बाद में श्री बस्ती हो गई महाजनपद काल में। और कौशल बहुत शक्तिशाली राज था। अगर मगध साम्राज्य के बाद कोई शक्तिशाली शासक था तो क्या बोलेंगे आप, कौशल था। कौशल का शासक था प्रसेनजीत। महाजनपद काल में जो शासक राजा हुआ उसका नाम बोलिए, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, इसने अपनी बहन का विवाह किससे कराया, फैक्ट देखते रहिएगा। इसकी बहन का नाम था कौशला देवी। कौशला देवी, कौशला अर्थात प्रसेनजीत की बहन का नाम है कौशला देवी। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का जो विवाह था मगध के शासक बिम्बसार से किया। बिम्बसार से विवाह हुआ। और बिम्बसार क्या था, मगध का शासक था। मगध शासक था। बदले में प्रसेनजीत ने क्या दिया, काशी दिया दहेज में। जो काशी है, बनारस वाला पूरा इलाका, तो काशी दिया। खुद एक महाजनपद था काशी, लेकिन काशी को विजय किसने किया था, तो बोलेंगे प्रसेनजीत ने। इसने क्या किया, काशी को अपने अंडर में लाया था। और ये काशी दहेज के रूप में किसको दिया, मगध के शासक बिम्बसार को दिया। क्यों दिया, क्योंकि इसने अपनी बहन का शादी कौशला देवी से किया था। तो दहेज के रूप में बिम्बसार को काशी की प्राप्ति हुई। देखते रहिए कैसे मिलन हो रहा है सारे का, कि धीरे धीरे मगध के अंदर आते जा रहे हैं ये। तो क्या बताएंगे, कौशल पहले राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या परिवर्तित होकर श्रीबस्ती राजधानी हो गई। अयोध्या में पहले इक्ष्वाकुओं का शासन था। बाद में शासक हुआ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत बहुत शक्तिशाली शासक था महाजनपद काल में। इसने अपनी बहन कौशला देवी का शादी बिम्बसार से किया। बिम्बसार और प्रसेनजीत क्या थे, एक रिश्तेदार बन के वैवाहिक संबंध से इनकी स्थिति मजबूत हो गई। ये दोनों मजबूत स्थिति में आ गए। काशी को पहले प्रसेनजीत ने अपने अंडर कर लिया था। पुनः काशी दहेज के रूप में बिम्बसार के पास आ गया। तो एक महाजनपद ऐसे आगे बिम्बसार के पास। इधर एक और देखिए, जो इलाहाबाद के दक्षिण में था, अवंती अर्थात उज्जैन। तो उज्जैन, ये क्या है, आज भी है उज्जैन। ये महाकाल की नगरी बोला जाता है। तो उज्जैन जो है, यहाँ का शासक क्या बोलेंगे आप, चंड प्रबोध महासेन।
ये शासक था चंद्र प्रबोध महासेन। अब ये सब समकालीन है। इसी में से कोई पूछता है बतस, मैचिंग करने रख लीजिएगा। एक साइड बतस, दूसरे साइड उज्जैन, तीसरे साइड कौशल, चौथे साइड मगध। और शासक आपको मैच करना होगा, तो इसको याद रखना होगा आपको फैक्ट में। अवंती उज्जैन है, शासक क्या था चंद्र प्रबोध महासेन। ये भी शक्तिशाली शासक है, ये चारों भी शक्तिशाली शाली है। धीरे धीरे क्या था, ये अवंती को मगध में मिला लिया। एक मगध का शासक था शिशुनाग। शिशुनाग, इस शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। काशी तो पहले मिल गया था, दो हो गए। बतस को इसने अपने अंडर किया था अवंती ने, तो एक दो तीन सीधा मगध में आ गए। चौथा बाद में कौशल भी मगध के अंदर आ गया। बाकी धीरे धीरे मगध का एक शासक था महापदानंद, 16 महाजनपद को धीरे धीरे और विजय किया। फिलहाल आपको ये समकालीन देखना होगा कि अवंती का शासक उज्जैन, अवंती जो है उज्जैन आधुनिक शासक है चंद्र प्रबोध महासेन। इसको किसने मिलाया था मगध में, बोलेंगे शिशुनाग शासक था। ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था, मगध शासक बना था, इसने मिला लिया मगध में उज्जैन को। काशी दहेज में मिल गया था मगध को। इधर कौशल का जो शासक था प्रसेनजीत था, इसने काशी बिम्बसार को दहेज में दिया था। बहन का विवाह किया था, ये भी कभी पूछता है कि प्रसेनजीत ने अपनी बेटी का विवाह किया था कि बहन का, बोलेंगे बहन का विवाह कौशला देवी का विवाह बिम्बसार से किया था। अब यहाँ पे हम लोग सीधा आते हैं आपका मगध में। मगध आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मौर्य। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन हो गया, जिसने सारे महाजनपदों को अपने अंडर कर लिया। समस्त उत्तर भारत पश्चिम भारत पे कंट्रोल करने वाला सम्राट था मगध। ये सबसे पहले देखिए मगध, मगध वंश ये साम्राज्य, इसका संस्थापक कौन है, बोलेंगे जो मगध साम्राज्य है इसका संस्थापक है जरासंध व बृहदत्त। ये दो हैं इसके संस्थापक हैं। तो जरासंध का मतलब क्या है, शरीर जिसके अंग, शरीर अर्थात अंग जो है उसका संधि हुआ हो, टुकड़े टुकड़े में बना हो। महाभारत में भी जरासंध का उल्लेख है। तो जरासंध बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। पहला फैक्ट। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बोलेंगे मगध साम्राज्य का संस्थापक है जरासंध बृहदत्त। तो ये दोनों के इतिहास में उल्लेख है। पुनः बोलेंगे बिम्बसार, बिम्बसार व अजात शत्रु, फिर से एक जोड़ी आए। ये दोनों पिता पुत्र हैं, ये दोनों भी पिता पुत्र हैं। तो बिम्बसार अजात शत्रु वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक दोनों में अंतर है। एक ने फाउंडेशन डाला, नींव डाल दिया, दूसरे ने नींव को मजबूत किया। तो वास्तविक संस्थापक मगध साम्राज्य के कौन है, बोलेंगे बिम्बसार अजात शत्रु। बिम्बसार पिता है, अजात शत्रु इसी का बेटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि कौशल, कौशल का शासक कौन था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने क्या किया था, बिम्बसार को क्या दिया था दहेज में, काशी। ये प्रसेनजीत ने काशी बिम्बसार को दहेज में दिया था। और बिम्बसार ने एक अंग जो महाजनपद था, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग महाजनपद भागलपुर में, ये इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। तो बिम्बसार ने अपने में मिलाया इसे, मतलब मगध साम्राज्य में मिला लिया अंग को। तो अंग का एक शासक था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त शासक था। देखिए बोलेंगे अंग बिहार का भागलपुर वाला इलाका है। अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा थी, एक बंदरगाह भी है चंपा भागलपुर वर्तमान स्थिति में। इसका शासक था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को हराया बिम्बसार ने, बिम्बसार ने अपने अंडर में कर लिया इसे अंग को। तो बोलेंगे मगध में मिल गया ये अंग। तो अंग भी मिल गए, इधर से काशी भी मिल गया मगध में, दहेज में तो मिल ही गया था। अब
अब बचा कुछ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, जो प्रसेनजीत था इससे युद्ध किया। अब युद्ध का कारण में कभी कभी पूछता है क्यों। देखिए, सबसे पहले बिंबिसार अजातशत्रु के बीच का संबंध। बिंबिसार ये पिता है, अजातशत्रु पुत्र है। तो ये पुत्र है, पिता पुत्र के बीच में एक कटुता वाला संबंध था। तो बिंबिसार क्या है, इसे बोला जाता है कि अजातशत्रु ने अंतिम समय में कैद कर लिया था, बिना खाना पीना दिया था। बिना खाना पीना के बिंबिसार की मृत्यु हुई। दूसरा कि अजातशत्रु ने हत्या कर दिया, सीधा हत्या। तो अजातशत्रु को पृथ हत्या बोला जाता है। पृथ हत्या, ये शब्द कभी कभी पृथ हत्या सबसे पहले इतिहास में किसे बोला गया है, पिता का कत्ल करने वाला, तो ये अजातशत्रु को। तो बिंबिसार पिता था, अजातशत्रु पुत्र था। अजातशत्रु जो था ये महाकौशला देवी से, जो प्रसेनजीत की बहन थी कौशल, इससे उत्पन्न नहीं हुआ था। अजातशत्रु जो था ये उत्पन्न हुआ था लिच्छवी की चेटक। लिच्छवी कहाँ, वैशाली के लिच्छवी के चेटक शासक था। तो चेटक की पुत्री चेलना, उससे उत्पन्न हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। गोरा अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा तो था, लेकिन प्रसेनजीत जो था इसका मामा था। लेकिन प्रसेनजीत की बहन से अजातशत्रु उत्पन्न नहीं हुआ था। अजातशत्रु की जो माता थी चेलना थी, न कि महाकौशला देवी या कौशला देवी, महाकौशला देवी। ये इसकी माँ नहीं थी, बोलेंगे चेलना जो थी वो उसकी माँ थी। पुनः जो है लिच्छवी का चेटक इसकी पुत्री है, ये भी संबंध ध्यान देना है। यहाँ पे महाकौशला जो है प्रसेनजीत की बहन थी, और यहाँ चेलना जो है चेटक की पुत्री है। तो उस समय विवाह संबंध से साम्राज्य मजबूत होते थे। एक शासक दूसरे शासक से विवाह संबंध स्थापित करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, भूभाग पे कंट्रोल करता था, नियंत्रण। तो विवाह संबंध हमेशा क्या थे, विदेश संबंध का एक हिस्सा थे। अब देखिए यहाँ पे अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी, पितृ हत्या का आरोप लगा, और इतिहास में अजातशत्रु को पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट ये हुआ कि ये महाकौशला देवी है, इसकी मृत्यु हो गई दुख गम में। तो जब बिंबिसार मरा तो इसकी जो पत्नी थी महाकौशला देवी, ये भी धीरे धीरे बीमार पड़ी, गम शोक में ये भी मर गई महाकौशला देवी। फलस्वरूप प्रसेनजीत का अजातशत्रु से युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध में आए। तो अजातशत्रु कौन है, इसका मामा है। ध्यान से पूरा रिश्ता समझिए। कभी कभी इसी में पूछता है आपसे क्वेश्चन कि स्पष्ट जानकारी इतिहास का है कि नहीं है, स्टूडेंट को स्पष्ट जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। अजातशत्रु जो है प्रसेनजीत, ये दोनों मामा भांजा है। तो प्रसेनजीत मामा लग रहा है अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ। मामला क्या था, काशी। जब बहन मरी महाकौशला देवी, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला देवी, जब प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी मरी, गुस्से में आकर प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, अर्थात फिर से कौशल के अंदर मिला लिया। काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को, वापस ले लिया। इससे अजातशत्रु भड़का। इसने क्या किया, अपने मामा प्रसेनजीत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और अंत में प्रसेनजीत ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से किया। ठीक है, तो प्रसेनजीत अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से किया, फिर से काशी दहेज में दिया, तब जाके मामला सुलझा। इतना आपको बोलना होगा कि ये सब समकालीन है आपस में। बिंबिसार अजातशत्रु समकालीन हो गए, प्रसेनजीत बिंबिसार अजातशत्रु समकालीन है। इधर से ब्रह्मदत्त बिंबिसार अजातशत्रु प्रसेनजीत समकालीन है। उधर से परगोद महासेन, चंड परगोद महासेन समकालीन है। पुनः जो बतस का शासक था उदयन समकालीन है। अब बुद्ध भी इनके समकालीन है। तो महात्मा बुद्ध इन सब के समकालीन है। एक बार 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 उल्लेख आता है भरतपुर का स्तूप, सांची के पास है, एमपी में भरतपुर का स्तूप। इसमें कुछ मूर्तियां बनी है, चित्रकारी की गई है।
जिसमें इन सब शासक का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अजात शत्रु का और सेनजीत का और महात्मा बुद्ध का। तो भरतपुर का स्तूप में यह जानकारी मिलती है। क्या बोलेंगे? भरतपुर का स्तूप स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित। कहाँ है? बोलेंगे सांची के पास है, मध्य प्रदेश में। इसमें जानकारी है अजात शत्रु एक्सेप्ट करता है महात्मा बुद्ध के सामने फिर सत्याग्रह। तो बौद्ध के सामने अजात शत्रु जो है एक्सेप्ट करता है फिर सत्याग्रह। पुनः प्रसेनजीत भी था, महात्मा बुद्ध से मिलता है, उसकी भी जानकारी थी। तो भरतपुर के स्तूप में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपका। तो क्या अब यहाँ पे बोलेंगे कि एक विवाह संबंध पहले बनाएंगे आप। जो विवाह संबंध था उस समय का विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, क्षेत्र विस्तार करने का। एक बार देखिए फिर से डायग्राम से। क्या बोलना है? विवाह संबंध। जो विवाह संबंध था उस समय के सभी शासक का क्या था? विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग था। जो फॉरेन पॉलिसी थी विदेश नीति का अंग था। क्यों अंग था? इससे क्या होते थे? संबंध बनते थे और क्षेत्र का विस्तार होता था। संबंध बनता था, क्षेत्र का विस्तार होता था। ऐसे करके धीरे धीरे मगध मगध मजबूत हुआ था। मगध मजबूत हुआ। जो मगध का शासक था बिंबिसार, इसने अलग अलग विवाह किए थे। तो अलग अलग पटरानी थी, रानी थी, अपने साथ कुछ ना कुछ दहेज में क्षेत्र लेके आते थे। तो जो बिंबिसार था, ध्यान दीजिए, बिंबिसार इसने क्या किया? तो कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। एक महाजनपद था कौशल। पुनः चेटक से विवाह स्थापित किया। चेटक शासक था, बललिच्छवी के चेटक। यहाँ पे पंजाब का मद्र शासक, पंजाब का मद्र शासक, इसे भी विवाह संबंध किया। इस प्रकार वैवाहिक संबंध के द्वारा बिंबिसार का पंजाब तक एक्सटेंशन विस्तार हो गया। राजस्थान को तो मिला लिया था, बचा कुछ अजात शत्रु ने मजबूत किया। जैसे चेटक को पूरा उत्तरी बिहार पे कंट्रोल किया, चेटकों से युद्ध किया अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु ने दो युद्ध किए, एक कौशल के साथ युद्ध किए हैं, दूसरा चेटक के साथ युद्ध किए हैं। किसके किसके साथ युद्ध किया है अजात शत्रु ने? कौशल और चेटक, अर्थात लिच्छवी, याद रखिए वैशाली के लिच्छवी। इन दोनों के साथ अजात शत्रु ने युद्ध किया। लिच्छवी के साथ युद्ध करने में 15 साल तक युद्ध में उलझा रहा। 15 साल तक युद्ध किया। तो क्या है यहाँ पे कि जो अजात शत्रु है आपका 15 साल तक लिच्छवियों से युद्ध किया। जो लिच्छवी थे ये योद्धा थे और गण संघ थे। ये हमेशा स्वतंत्रता को पसंद करते थे, किसी के गुलाम नहीं बने रहना चाहते थे। और योद्धा मतलब वेल ट्रेन थे लिच्छवी, युद्ध करने में बहुत ही मतलब निर्णायक भूमिका थी इनकी। फलस्वरूप आजाद ने लिच्छवी का गलत तरीके से आकलन कर लिया। अजात शत्रु को लगा कि जिस तरीके से मैं कौशल को हरा दिया, प्रसेनजीत को हरा दिया और फिर और जो भी शासक थे उनको हराया, इसी तरीके से लिच्छवी को भी आराम से हरा दूंगा। लेकिन 15 साल तक युद्ध में उलझा रहा अजात शत्रु। अंत में उपलब्धि कम है, नुकसान ज्यादा हुआ युद्ध में। और लिच्छवी को तो हारना पड़ा अजात शत्रु के सामने, ये भी है। तो इस तरीके से ये दोनों अजात शत्रु के अंडर में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बिंबिसार अजात शत्रु थे वास्तविक संस्थापक थे। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्या बोलेंगे? किस वंश की नींव डाली थी? हर्यक वंश। ये वंश कभी कभी पूछता है वन लाइन में। हर्यक वंश। बिंबिसार व अजात शत्रु किस वंश के संस्थापक है? आप बोलेंगे हर्यक वंश के संस्थापक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। यही शिशुनाग था, इससे पहले मैंने आपको बताया शिशुनाग। इसने क्या किया था? अवंती को अपने अंडर में मिला लिया था, अवंती अर्थात उज्जैन को। तो हर्यक वंश के बाद वंश आते हैं
शिशुनाग वंश। शिशुनाग, याद रखिए। हर्यक वंश के बाद मगध पे किस साम्राज्य का वंश आया? बोलेंगे शिशुनाग वंश का आया। संस्थापक शिशुनाग था, उसी के नाम पे शिशुनाग वंश है। इस शिशुनाग वंश ने क्या किया? अवंती को अपने अंडर मिलाया। और शिशुनाग की राजधानी क्या थी? यहाँ पे मिला, मैच करना होगा आपको राजधानी। अवंती को अपने अंडर में मिला लिया शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी भी बदली थी। ठीक है। जो शिशुनाग था, ये राजधानी देख रहा था एक अच्छा जगह जहां से कंट्रोल किया जाए पूरा गंगा की घाटी को, तो वैशाली बेहतरीन जगह इसे लगा जहां से कंट्रोल किया जा सकता था, एक सपाट इलाका, प्लेन इलाका। तो शिशुनाग, इसका उत्तराधिकारी कालाशोक। कालाशोक कौन है? बोलेंगे शिशुनाग जो है, शिशुनाग का पुत्र है कालाशोक। अंत में वैशाली को राजधानी ट्रांसफर कर लिया, लेकिन स्टार्ट कर दिया था शिशुनाग ने। वैशाली एक अच्छा जगह था राजधानी बनाने के लिए, किसकी? मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य ये, और पूरा निर्माण कार्य हो गया वैशाली में। वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति भी हुआ है, तो याद रखेंगे आप। काला शौक वैशाली को राजधानी बना लिया, शुरुआत हो चुकी थी शिशुनाग के समय। तो मगध की राजधानी पहले क्या थी? मगध साम्राज्य का राजगिरी था। राजगिरी से पाटलिपुत्र हुआ, पाटलिपुत्र से वैशाली हो गया। लगातार राजधानी चेंज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया। कौशल की राजधानी अयोध्या थी, अयोध्या से ट्रांसफर होकर श्रीबस्ती हो गई। जो उचित इलाका इनको दिखता था जहां से कंट्रोल कर सकते हैं, जो नदी मार्ग के पास हो या महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के पास, उसे राजधानी के रूप में कंट्रोल किया जाता था कि पूरा क्षेत्र एक अच्छे नियंत्रण में आ सकता है। तो वैशाली इस कारण से था। काला शोक इसकी हत्या कर दी। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक बोलेंगे महापदानंद। महापदानंद। शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, इसकी हत्या किसने कर दी? बोलेंगे महापदानंद ने कर दी। महापदानंद किस वंश का संस्थापक है? बोलेंगे नंद वंश का संस्थापक है। लास्ट में देखिए नंद लग रहा है। जो भी नंद वंश है, इसके लास्ट में नंद लगता है, तो शासक महापदानंद। अब महापदानंद ने मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। जो मगध साम्राज्य था, इसका और विस्तार किया। इसने कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, धीरे धीरे सब कुछ जीतने लगे। सब महाजनपद हैं, और जीते जीते मगध साम्राज्य में लाया। महापदानंद पूरा बोला जाता है मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक था। इसने अपना साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित किया था? ब्यास नदी तक विस्तारित किया था। तो नर्मदा नदी से लेकर ब्यास नदी तक सीधा मगध साम्राज्य के अंडर आता था महापदानंद के समय। महापदानंद ने कलिंग को विजय किया था, अर्थात उड़ीसा। देखिए महापदानंद के बारे में फैक्ट। महापदानंद, जो महापदानंद है, क्या बोलेंगे? विजय किया कलिंग को। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का नाम है। कहां से कहां तक इसका क्षेत्र था? बोलेंगे ब्यास नदी, जो पंजाब में बहती है ब्यास नदी, ब्यास नदी से आप बोलिए नर्मदा नदी तक। ये सारा इलाका किसके अंडर में आता था? ब्यास नदी से नर्मदा नदी तक महापदानंद के अंडर में आता था। सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ मगध साम्राज्य का, और सर्वाधिक विस्तारित किया। ठीक है। तो कभी कभी महापदानंद से क्वेश्चन पूछता है कि जो एक उड़ीसा या कलिंग में खारबेल, खारबेल का अभिलेख है, खारबेल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख बोलते हैं, या हाथी गुफा अभिलेख। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो अभिलेख है, खारबेल का अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख। खारबेल एक शासक है, खारबेल एक शासक है, इसका हाथी गुफा अभिलेख है। इस अभिलेख में एक शासक का उल्लेख है, वो शासक है महापदानंद। ये महापदानंद ने कलिंग में क्या किया? एक नहर का निर्माण कराया।
नहर का निर्माण कराया। तो ये है। इसका मतलब है महापद्मानंद पहला शासक है जिसने उड़ीसा को विजय किया था। मगध साम्राज्य का था ये शासक। नंद वंश का संस्थापक था। मगध साम्राज्य के किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का। कलिंग को विजयी किया। कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। ये पता कैसे चलता है? बोलेंगे खारवेल एक शासक था। कहाँ का शासक था? कलिंग का। तो उसके हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेखित है। और इससे फैक्ट भी पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है? बोलेंगे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। अब एक बार यहाँ पे देखिए 3 महत्वपूर्ण शासक वंश हो गए। पहले वंश को सीक्वेंस में लगाइए। हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, और पुनः इसके बाद क्या बोलेंगे आप? तो नंद वंश। सबसे पहले मगध पे हर्यक वंश। यहाँ लिख लीजिए मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पे कौन कौन से वंश आए हैं? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश। जो हर्यक वंश है, संस्थापक कौन है हर्यक वंश का? बिंबिसार अजातशत्रु। शिशुनाग वंश का शिशुनाग है। नंद वंश का महापदानंद। तो ये लाइन से पहले संस्थापक रख लीजिएगा। तो महापदानंद के बारे में ये है। इसका उत्तराधिकारी आया घनानंद, धननंद। तो धननंद के बारे में क्या बोला जाता है? शीर्ष में सिकंदर ने अटैक किया था। कहना है आपको कि कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? 16 महाजनपद, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? लिखेंगे जानकारी का स्रोत। जो जानकारी है इसका स्रोत, एक लिखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, किताब है, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय। और इधर जैन ग्रंथ से संबंधित किताब है भगवती सूत्र। जो जैन धर्म है इसकी किताब का नाम है भगवती सूत्र। तो ये है भगवती सूत्र, माड़ा वो होगा, ये वाला है सूत्र। इन दोनों से पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। इसके अलावा गणतंत्र भी है। तो गणतंत्र, इसके बारे में जानकारी कहाँ से है? तो बोलेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। देखिए गणतंत्र भी थे उस समय, काफी सारे गणतंत्र थे। तो राजतंत्र अभी तक जो देख रहे थे आप, कौशल, मगध, बतस, वो सब क्या थे? आपके राजतंत्र थे। एक गणतंत्र का भी उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म में और ब्राह्मण धर्म में। जैसे अब गणतंत्र है यहाँ पे, इसका शायद मैंने आपको कराया भी होगा, फिर भी देख लीजिए। कपिल वस्तु के शाक्य है। क्या बोलेंगे? कपिल वस्तु के शाक्य। ये ये जगह का नाम है, ये गणतंत्र का नाम है, गणसंघ का नाम है। तो कपिल वस्तु के शाक हैं। इधर पावा के मल हैं। इधर कुशीनारा के, ये कुशीनगर, कुशीनगर के मल हैं। पुनः इधर है वैशाली के लिच्छवी हैं। वैशाली के लिच्छवी। फिर इधर है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह। फिर है कुंडग्राम के नायक। कुंडग्राम के नायक। रामग्राम के कोल्य। सुमसुमारा के भंग। ऐसे करके ये सब गणसंघ है, उस साइड भी गणसंघ है, और ये जगह का नाम है। देखिए कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। कपिल वस्तु में बोलेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म है, गणसंघ में हुआ जन्म। पावापुरी मृत्यु महावीर की गणसंघ है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के, अर्थात महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है गणतंत्र में हुई है, और जन्म भी गणसंघ में हुआ। पावापुरी
और इधर कुंडग्राम, ये दोनों महात्मा महावीर का जन्म स्थान है। कुंडग्राम महावीर का जन्म हुआ, मृत्यु महावीर की कहाँ हुई, पावन है। दोनों गणतंत्र हैं, गण संघ है। वैशाली के लिच्छवी गण संघ थे, मिथिला का विदय भी गण संघ है, रामग्राम के कोयल गण संघ है, सुमसुमारा के भाग यूपी और बिहार में है। ठीक है, जैसे वैशाली बिहार में, मिथिला बिहार में, कुंडग्राम भी बिहार में है। ये कपिलवस्तु नेपाल में चला गया है, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपका गणसंघ के बारे में भी जानकारी है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और ये। और मैंने बताया गणसंघ फंक्शन कैसे करता था, तो सभी राजा क्या थे, इसमें पार्टिसिपेट करते थे। एक भवन होता था, सभागार, जहाँ पे मिलते थे लोग और डिसीजन करते थे। अब यहाँ पे हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे भारत पे। अब स्टार्ट होता है विदेशियों का अटैक भारत के ऊपर। सबसे पहले भारत पे अटैक करने वाला कौन था, तो बोलेंगे कंट्री में फारस, उस समय ईरान, आज के डेट में उस समय का फारस। तो विदेशी अटैक, विदेशी आक्रमण, ये दो तरीके से अटैक है भारत में। सबसे पहला अटैक है जो है फारस का। फारस अर्थात आज के डेट में ईरान, राजधानी क्या है, तेहरान। और इस साइड में यूनान, यूनान तो ग्रीक। पहला अटैक भारत पे फारस का ही अटैक है। जब फारस का अटैक समाप्त हुआ है तब यूनान का अटैक है। सर्वप्रथम भारत पर अटैक करने वाला कौन था, बोलेंगे फारस का साइरस था। जो फारस का साइरस था, इसने 588 ईस्वी पूर्व भारत पर अटैक किया। फिर एक लंबा अभियान चला, फारस का बेटा कैम्बेसिस। ये सब आपको नाम याद नहीं रखना है, खाली फैक्ट याद रखना है कि विदेशी आक्रमण सर्वप्रथम फारस ने किया था, ईरान ने किया था। ईरान का शासक था साइरस, इसने भारत पर अटैक किया था। और जो आपका ये वाला देखिएगा, सिंधु नदी वाला, लगभग ये वाला इलाका जो था सिंधु नदी वाला, इसको विजय किया था। तो यहाँ तक का पूरा इलाका फारस के नियंत्रण में आ गया। फिर कैम्बेसिस है, फिर डेरियस है, ये बेटा है। और अंत में जेरक्सस। जेरक्सस, ये एक वंशक्रम है, इनका लगातार अटैक है। अब देखिए, यूनानी फारस, इन दोनों के बीच अलग से युद्ध होते थे। आखिर होता क्या था मामला, फारस हुआ यूनान, इन दोनों का आपस में कट्टर दुश्मनी था। ये दोनों मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। और पश्चिम एशिया पे कंट्रोल करने के लिए इनको सैनिक चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, पैसा चाहिए था। सैनिक, हथियार व पैसा। तो ये दोनों आपस में पश्चिम एशिया भिड़े हुए थे, पश्चिम एशिया पे अधिकार करना चाहते थे। इनको सैनिक चाहिए था, हथियार, पैसा। रिजल्ट है, ये सब कौन सप्लाई कर सकता था, ये सब भारत सप्लाई कर सकता था। तो भारत पे इनका निगाह था, फारस का भी, साथ साथ में यूनान का भी। तो यूनान ने अटैक किया, सॉरी फारस ने अटैक किया। जे साइरस ने धीरे धीरे ये पूरा जो सिंधु वाला इलाका है कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। अब सैनिकों को ट्रेन करने के बाद भेजा जाता था यूनान लड़ने के लिए। अंत में जेरक्सस हार गया। किससे हारा, सिकंदर से। तो सिकंदर है, भारत पे आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। तो इनका साम्राज्य खत्म हुआ विदेशी अटैकों का। ठीक है, फारसी का खत्म हुआ क्योंकि सिकंदर आ गया। सिकंदर ने भारत में 328 पे 326 पे अटैक किया। ये आपको लिखना होगा। अब यूनान के बारे में आ जाइए आप। सिकंदर की कुछ उपलब्धियां देखिए। जो सिकंदर था, मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक था, कहाँ बोलेंगे, यूनान में, करंट में। 326 से जो भारत पर अटैक किया था, इसने भारत पे अटैक किया। तो 5 नदियों वाला इलाका याद रखिए। एक है झेलम नदी, ये है सिंधु नदी, इसमें रावी, ब्यास, सतलज नदियां मिल रही है। चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। ब्यास, सतलुज। तो
ये यहाँ तक तो कंट्रोल कर लिया इसने, भारत के इलाके को इसने सिकंदर ने अटैक किया और यहाँ तक कब्जा कर लिया, लेकिन ब्यास नदी के इस पार है, जो ब्यास नदी है सीमा थी, इस साइड में सिकंदर का साम्राज्य था और इस साइड में क्या था, महापदानंद का साम्राज्य था। नंद वंश का संस्थापक, जो खुद भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली शासक था। तो क्या था, सिकंदर ने यूनान से आके पूरा ये जो पंच नदियों वाला इलाका है, झेलम नदी का भी, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंधु, इन सब का इलाका जो था उपजाऊ वाला था, इनको विजय किया। काबुल को विजय किया, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, फारस को भी विजय कर लिया, लेकिन ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया। ब्यास नदी के इस साइड महापदानंद था। और सिकंदर ने सबसे पहला लड़ाई किसके साथ किया, तो बोलेंगे पोरस के साथ। जो पोरस है, पोरस का युद्ध हुआ था, किसके साथ, सिकंदर के साथ। यहाँ दो चीज याद रखिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध है, ये युद्ध कहलाता है हिडेप्सस का युद्ध, हिडेप्सस का युद्ध। जो पोरस है और सिकंदर है, तो पोरस शासक हुआ करता था ये वाला इलाके का। यहाँ पे पोरस का युद्ध हुआ सिकंदर के साथ में, ठीक है। कौन सा युद्ध कहलाता है, हिडेप्सस का युद्ध। हिडेप्सस मतलब झेलम नदी को बोला जाता है यूनानी में। तो झेलम नदी के तट के पास हुआ था पोरस के साथ। इसमें 12,000 लोग मारे गए थे, 12,000 लोग मरे और कई घायल हुए थे। तो पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर को पता चला कि एक अकेला जो शासक है वो सरेंडर नहीं कर रहा है, तो आगे महापरानंद जैसा शक्तिशाली शासक कैसे सरेंडर करेगा। साथ साथ में बहुत को, सिकंदर को बहुत लोगों ने समझाया कि ब्यास नदी के उस पार महापदानंद का साम्राज्य है, भारत का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शासक है। तो एक ये भी कारण था कि जो सिकंदर था, ब्यास नदी पार करने से मना किया। सिकंदर का मन था कि मगध साम्राज्य को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए, लेकिन उसका ब्यास नदी पार करने वाला जो सपना था पूरा नहीं हो पाया, और सिकंदर ने ये वाला इलाका जीता। तो फिलहाल पोरस के साथ युद्ध हुआ था, बोलेंगे हिडाप्सस का युद्ध हुआ था। और सिकंदर ने अंत में अपनी सेना के साथ मूव किया, वापस चला गया, और 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई, बोलेंगे बेबीलोन में, इराक, बगदाद। जो बेबीलोन है, इराक, यहाँ पे इसकी 33 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। सिकंदर का सेनापति याद रखिए, जल सेनापति नियारकस है। जो जल सेनापति है, नियारकस है। अच्छा, एक और फैक्ट है कि पोरस पर अटैक करने के लिए सिकंदर को किसने बोला था। सिकंदर का तो पोरस के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर पोरस का युद्ध हुआ। ऐसा क्यों, तो सिकंदर को अटैक करने के लिए बोला था आभी नाम का एक शासक। आभी ये तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, महाजनपद का एक हिस्सा था तक्षशिला। तक्षशिला का शासक था आंभी। तो ये आंधी क्या था, इसने सिकंदर को बोला कि आप पोरस के साथ युद्ध करिए। पोरस, निगेटिव बात थी कि पोरस ऐसा शासक है, ऐसा शासक है, जनता पर अत्याचार करता है। रिजल्ट ये हुआ, सिकंदर ने अटैक किया था हिडेप्सस नदी के पास, और युद्ध हुआ हिडेप्सस का युद्ध। अंत में पोरस की हार हुई, 12,000 सैनिक मरे, लेकिन पोरस के अदम बहादुरी से खुद सिकंदर प्रभावित था। सिकंदर ने पोरस का साम्राज्य वापस कर दिया और इसका क्षेत्र ही बढ़ा दिया। तो आम भी बुरी तरीके से बीच में फंस गया, क्योंकि सिकंदर हमेशा विद्वानों का और योद्धाओं का सम्मान करता था। पोरस एक योद्धा था, इसलिए सिकंदर ने इसका सम्मान किया, इसका राज्य विस्तारित कर दिया, साथ साथ में इसकी स्वतंत्र भावना से प्रभावित भी हुआ। और अंत में जो जल सेनापति है नियारकस, ये अपना चला गया एक सेना का जत्थी लेके, एक सेना का जत्थी सिकंदर लेके वापस। और जब बेबीलोन पहुंचा कौन, सिकंदर, तो आप बोलेंगे 33 साल उस समय था, कोई बीमारी से इसकी सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से महान अलेक्जेंडर कहलाता है ये, जिसने लगभग पूरा विश्व को जीता था, फिर भी मगध साम्राज्य पे, मगध साम्राज्य को विलीन करने में असफल रहा। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल विदेशियों का आक्रमण। इसमें ये फैक्ट थोड़ा सा देखना है कि अटैकर में क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक लेके।